गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में मैट्रिक्स करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी बात को समझें। जैसे कि मान लो मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स एक तरह से डाटा की रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म है। डाटा रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, जनरली टेबुलर फॉर्म हम कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी। ठीक है, मैंने उसके हिंदी के और इंग्लिश के, इन दोनों सब्जेक्ट्स के मैंने क्या लिखने हैं, मार्क्स लिखने हैं। मैंने कहा हिंदी में उसके मान लो 40 है, इंग्लिश में उसके 50 है, 70 है और यहाँ 35 है। तो इस तरह से डाटा को लिखना मेरे पास क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में। ये क्या है, टेबुलर फॉर्म में डाटा लिखना है मेरे को। अगर ये टेबुलर फॉर्म है तो इसी को मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जनरली जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है इसे हम कहते हैं कॉलम। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। जो ये होता है ये आपके पास क्या होगा, रो 1 और ये रो 2। यानी कि आपको एक चीज याद रखनी है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रो होता है और जो वर्टिकल लाइन होता है वो कॉलम होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मुझे यहां से रो और कॉलम का पता चल गया। अब जो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा हम एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में लगाते हैं। यहां मैंने लिखा ए बी सी और डी, ई और एफ। तो जनरली मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये क्या था, रो नंबर 1, ये क्या है, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलम। हमेशा मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज फिल की जाती हैं, यानी कि जो डाटा लिखा जाता है, जैसे कि ए सी ई बी डी और एफ, इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। इन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज। इन एंट्रीज को हम जनरली क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर आपको आगे एक चीज पता होनी चाहिए, हम इसका ऑर्डर लिखते हैं मैट्रिक्स का। हर एक मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ये बताता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को। ऑर्डर विल टेल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस केस की बात करता हूं, एक और चीज, नंबर ऑफ रोज को हमेशा पहले लिखा जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो ऑर्डर लिखने का जो वे आपके पास होगा वो नंबर ऑफ रोज, क्रॉस का साइन, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ रोज, अगर मैं देखता हूं इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज क्या है, 2, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 1 2 3, तो 3 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मान लो ये मैट्रिक्स है ए, तो इसका मैं ऑर्डर क्या लिखता हूं, 2 क्रॉस 3। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मेरी बात को सुनना, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। यानी कि जैसे कि इसमें मेरे पास नंबर ऑफ रोज थी 2, नंबर ऑफ कॉलम्स थे 3, तो क्या हो गई 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ गई, 6। ये एक ऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन थी खाली, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके पास।
आप चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 6 6 ही आपके पास एलिमेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर अगर मैं आगे चलता हूं तो एक चीज को ध्यान से देखिएगा, जो आपके पास ये फर्स्ट रो है, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट की जो नोटेशन होती है ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एलिमेंट की नोटेशन को। ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई का मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। सर इसका मतलब क्या है? अब कहने का मतलब, ए तो मैंने कहा कुछ भी था, मैंने कहा एक ए नाम का मैट्रिक्स है, एक ए एलिमेंट उठाओ 1 2, A12 उठाओ। A12 का मतलब क्या हुआ? इट विल रिप्रेजेंट एलिमेंट सिटिंग इन रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। कहता है पहले वाला रो जैसे मैंने कहा था, दूसरे वाला कॉलम। तो जैसे कि अब इसको चल के देखते हैं, एक ऐसा एलिमेंट जो पहली रो के दूसरे नंबर एलिमेंट यानी कि दूसरे नंबर कॉलम पे बैठा है, वो क्या होगा? A12। तो A12 की वैल्यू क्या आ गई इस केस में? C आ गया। ये चीज क्लियर है, ये एलिमेंट आ गया। तो मुझे यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि मेरे पास किस तरह से एलिमेंट की नोटेशन होती है। अब स्टूडेंट्स मैट्रिक्स की फॉर्मेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्मेशन, मान लो मैंने ये कहा एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं आई जे, एलिमेंट्स है आई जे, किस तरह से? आई प्लस जे बाई में 2, आई प्लस जे बाई में 2। और मैट्रिक्स का ऑर्डर उसने कहा 2 क्रॉस 3। तो यानी कि मुझे पहले तो पता चल गया कि नंबर ऑफ रोज कितनी आने वाली हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आने वाले हैं? 1। अब एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट करते हैं? आई की, देखो आपको ये पता है स्टूडेंट्स, यहां पे जो पहला एलिमेंट आएगा, रो भी 1 आई, रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, रो भी 1 आई, कॉलम भी 1 आया। पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का तीसरा कॉलम, दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम और दूसरी रो का तीसरा कॉलम। ये सबको क्लियर हुआ? तो मुझे A11 निकालना है तो मैं उसके अंदर पुट कर दूंगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, आई क्या होता है? रो, और जे क्या होता है? कॉलम जनरली। तो 1 प्लस 1 बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? आई प्लस जे। तो 2 बाई 2 कितना आ गया? 1। तो मुझे यहां से ये चीज क्लियर हो गई, यहां पे मेरे पास 1 आ जाएगा। ऐसी मैं A12 निकालता हूं, 1 प्लस में 2 बाई में 2, सॉल्व करने पर 3 बाई 2 आ गया। A13 यानी कि 1 प्लस 3 बाई 2 कितना आ गया? सॉल्व करके 2। इसी तरह से मैं कहता हूं 2 1, तो 2 प्लस 1 बाई में 2 कितना आ गया? 3 बाई 2। इसी तरह से A22 यानी कि 2 प्लस 2 बाई में 2, A प्लस में 2 बाई A22, 2 प्लस 2 बाई में 2 यानी कि कितना हो गया? 2 आ गया 4 बाई 2 करने पे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे करते हैं A23, तो 2 प्लस 3 बाई 2 विच इज 5 बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करना भी सीख लिया। हुआ यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हमने मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करने के बारे में सीखा, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन सीखी। अगर मैं आपसे पूछता हूं इसमें से 8 2 3 सेलेक्ट करो, तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट तो ये वाला आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हम कर सकते हैं हमारा। अच्छा, उसके बाद आपको मैं कुछ टाइप्स बताता हूं। एक टाइप आती है
आपके पास सबसे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? हैविंग ओनली सिंगल रो, हैविंग ओनली सिंगल रो। कि जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो होती है। वो कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम के बारे में कुछ नहीं कहना। जैसे कि मैंने कहा 1 2 3 4 5, ये पूरी की पूरी सिर्फ एक ही रो है, तो ये मेरे पास रो मैट्रिक्स हो गई। अगर मैं बात करता हूं कॉलम मैट्रिक्स की, तो जिसके अंदर आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स? हैविंग ओनली वन कॉलम। उल्टा, यानी कि सिर्फ कॉलम वन होगा। कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइन, तो 1 2 3। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज तो क्या है? 3 है। नंबर ऑफ रो तो क्या है? रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कितनी हो सकती है? कॉलम सिर्फ एक है। यहाँ पे रो एक ही था, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कितने भी हो सकते हैं। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स मेरा क्या है? अच्छा, फिर आपके पास आता है जीरो मैट्रिक्स। उससे पहले देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? इन विच नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे क्या हो जाएं? इक्वल। जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे क्या हो जाएं? इक्वल। जैसे कि मान लो मैंने कहा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, देखा जाए तो रो भी दो ही है, कॉलम भी दो है, तो मैं क्या कहूंगा? दो ही रो दो ही कॉलम, ऑर्डर लिख दिया मैंने। तो इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? अच्छा, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद फिर हम करते हैं हमारे पास डायगोनल। पहले डायगोनल मैट्रिक्स को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि डायगोनल क्या है। डायगोनल वो होता है स्टूडेंट्स जिसके अंदर हम ये कहते हैं रो और कॉलम, वो एलिमेंट या वो एलिमेंट जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो। A11, A22, A33, A44, इस तरह से। तो सर सेम तो हमारा तभी होता था जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है एक तरह से। हाँ, तो जनरली अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करता हूं तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है, ऑलवेज इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, मैंने 1 2 3 4 का। ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा? पहली रो का पहला एलिमेंट, पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। अब यहां पर देखो, ये पहला हो गया, ये दूसरा, लेकिन तीसरा तो नहीं बन पाया ना, इसलिए डायगोनल मैं इसमें नहीं ले सकता। इसलिए डायगोनल इसमें नहीं ले सकता। इसमें तो ये डायगोनल मेरे पास आ गया। अब डायगोनल से हमें कभी कभी लगता है ये वाला भी हो सकता है, लेकिन इसमें देखो प्रिंसिपल डायगोनल भी इसीलिए कहते हैं इसको, इसे को प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इसको क्यों नहीं कहते? इसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि यहां पर एलिमेंट्स A12 था, A21 है, सेम नहीं आ रहा। सेम नहीं आ रहा तो डायगोनल की प्रॉपर्टी को मैच नहीं कर पाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसलिए इसको डायगोनल कहते हैं। ये था स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब पर्टिकुलरली ये तो क्या है? डायगोनल इन स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सिंपली डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहता है हैविंग ओनली डायगोनल एलिमेंट्स
having only diagonal elements, rest all are zero. बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो. जैसे कि मैंने कहा ये 3x3 की मैट्रिक्स ले ली मैंने. अब 3x3 की मतलब 3 रो 3 कॉलम. यहां लिखा 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा 3. 0 0 0 0 0 और 0. देखो 3x3 है. रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. आपको ये पता है ये वाला एलिमेंट क्या है? A11. ये क्या होगा? A22 क्योंकि दूसरी रो का दूसरा कॉलम. ये क्या है? A33 यानी कि तीसरी रो का तीसरा कॉलम. अब यहाँ पे देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उन पे कोई वैल्यू है, बाकी किसी पे भी वैल्यू नहीं है. क्लियर? अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी जीरो. वो जीरो भी हो सकते हैं. कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई भी या सारे के सारे जीरो कर देता तब भी वो डायगोनल आना जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स हमें कि हमने डायगोनल मैट्रिक्स देख लिया क्या है. अच्छा, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देखा, सिंपल मैट्रिक्स के बारे में देखा, डायगोनल के बारे में देखा. अब हमारे पास आता है स्टूडेंट्स लोअर डायगोनल एंड अपर डायगोनल मैट्रिक्स. लोअर डायगोनल मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में. जितने भी डायगोनल नाम से जो चीज आएंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स में आएंगी स्टूडेंट्स. ठीक है. लोअर डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मान लो ये आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स ली, एक डायगोनल आ गया, ऐसे ध्यान रखना. लोअर मतलब नीचे. कहता है डायगोनल के नीचे वाले मैट्रिक्स में तो कुछ वैल्यू होगी. डायगोनल के नीचे वाले, ये क्या था? डायगोनल. मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स? ये मेरे पास डायगोनल था. ठीक है ना. डायगोनल के नीचे वाले हिस्से में तो वैल्यूज होंगी, ऊपर वाली सारी जीरोस. यानी कि कहना पड़ेगा इसके अंदर वैल्यूज अबव डायगोनल मस्ट बी जीरो. मेन कंडीशन ये है. नीचे जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. यहां चाहूं तो मैं जीरो भी लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. फिर मैं बात करता हूं अपर डायगोनल मैट्रिक्स की. नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, ये उसका उल्टा हो गया, ये उसका रेसिप्रोकल हो गया. कहने का मतलब एक मैंने मान लो 3x3 का मैट्रिक्स लिया, 1 2 और 3 मैंने डायगोनल बनाया. सबसे पहले डायगोनल बनाना है. नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो भी कर सकते हो. नीचे वाले तो सारे एलिमेंट जीरो करनी है. और डायगोनल के ऊपर वाले मैट्रिक्स कुछ वैल्यू होनी चाहिए. क्या था ये? डायगोनल. तो यानी कि जिसका मतलब आपके पास वैल्यूज बिलो डायगोनल मस्ट बी जीरो. कि डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो जीरो ही होने चाहिए, वो जरूरी है, कंडीशन है मेरे लिए. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमने कुछ टाइप्स देखी. अच्छा, फिर एक आता है स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर दे. इसको जनरली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आई से ही रिप्रेजेंट करा जाता है. होगा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में. मान लो कहा 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है. कहता है डायगोनल के सारे एलिमेंट्स तो 1 होंगे. एक्चुअली में कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इज ए डायगोनल मैट्रिक्स
having all the elements of diagonal is 1। सारे के सारे क्या होने चाहिए, वो 1 होने चाहिए। वो क्या होता है मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स कभी अगर आगे से मैं ये कहूं तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाओ तो उसका मतलब है 1 1 1 और बाकी सभी 0। क्लियर? अच्छा, इसको मैं I2 भी लिख सकता हूं, इसको मैं I3 भी लिख सकता हूं। मतलब 2x2 का मैट्रिक्स आइडेंटिटी, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चीज क्लियर है? होंगे सभी डायगोनल एलिमेंट्स के साथ मेरे पास। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, ये हमने कुछ टाइप्स देखी, ठीक है। अब हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लो मैंने कहा if a matrix has 24 elements, tell me the pair of order। टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, हमें ऑर्डर बताने हैं, कौन से पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। जैसा कि मैंने क्या कहा था, एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो। एलिमेंट्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स करने शुरू कर दो, इसके फैक्टर्स करने शुरू कर दो। तो क्या मैं 1 इंटू 24 लिख सकता हूं? इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें रो 1 है और कॉलम कितने हैं, 24 है। क्या मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू में 12, तो क्या लिखोगे, रो 2 है और कॉलम मेरे पास 12 है। क्या मैं 3 इंटू में आपके पास 8 लिख सकता हूं, तो रो मेरे पास कितनी हो गई 3 और कॉलम कितने हो गए स्टूडेंट्स 8। ऐसे में क्या यहाँ पे 4 इंटू में 6 लिख सकता हूं, तो रो कितनी हो गई 4, कॉलम कितने हो गए स्टूडेंट 6। इसी तरह से 6, क्योंकि 5 तो पेयर बनता नहीं है 24 का, तो क्या मैं कह सकता हूं 6 इंटू 4, फिर 7 नहीं बनता तो 8 इंटू 3, फिर आपके पास क्या आता, 10 नहीं बनेगा तो क्या आ जाएगा 12 इंटू में 2, फिर आ जाएगा 24 इंटू में 1। इसी तरह से बन सकते हैं आपके पास। तो ये क्या हो गए, पेयर बनाना आया। हमको पता चल गया स्टूडेंट्स कि हम कैसे पेयर बना सकते हैं। थैंक यू।